हेलो स्टूडेंट, जीएसएम क्रिएटर से मैं निशा और आज मैं आप लोगों को मृदा का निर्माण ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कि जब हमारी पृथ्वी गर्म थी तो ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उसके बाद मौसम बना है, वर्षा हुई है और जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं मृदा निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। जो ज्योग्राफी है, एक टॉपिक दूसरे से और दूसरा टॉपिक तीसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग एक बार अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आप लोगों को याद करने की जो जरूरत पड़ेगी ना वो थोड़ी कम पड़ेगी। अगर आप समझ जाएंगे तो आप लोगों को हर एग्जाम को क्रैक करने में ये बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में, मृदा का निर्माण यानी हमारी पृथ्वी पर मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। अब हमने ज्वालामुखी की बात करी है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ज्वालामुखी अगर यहाँ पे आया है तो ठंडा होगा कि नहीं होगा? ठंडा भी हुआ होगा। ये ज्वालामुखी जब बाहर आया है आपका मैग्मा तो ठंडा हुआ होगा। ठंडा हुआ होगा तो आपकी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। अब चट्टानों का निर्माण हुआ है तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। क्या होगा? टूट फूट होगी ही होगी। जो चीज अस्तित्व में आई है वो उसका पतन भी या क्षरण भी तो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आग्नेयस रॉक्स थी ये इनमें टूट फूट जारी हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी हो रही है यानी जलवायु है। जलवायु के साथ साथ क्या चीजें आपकी हो जाएंगी? आपकी वनस्पतियां होंगी, वो भूमिगत जल होगा, सूक्ष्म जीव होंगे। तो इससे भी टूट फूट की प्रक्रिया होगी और यही जो कारक हैं वो आपके मृदा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक क्या होना चाहिए कि भाई आपकी एक रॉक होनी चाहिए, चट्टान होनी चाहिए, प्राथमिक प्राथमिक चट्टान होगी कि नहीं होगी? एक आपकी होगी प्राथमिक चट्टान जिसको हम पैतृक शैल बोलते हैं। यानी सबसे पहली चीज मृदा के निर्माण में पैतृक शैल होने चाहिए और यही जो है ये सारे आपके पैतृक शैल हैं जो मृदा का निर्माण करते हैं। आग्नेय चट्टान आपकी प्राथमिक चट्टान इसलिए है क्योंकि इन्हीं से अवसादी और कायांतरिक चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब इन्हीं चट्टानों में कई गुण मिलते गए तो ये अलग अलग तरह की मिट्टी बन गई। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आपका पैतृक शैल होना जरूरी है मृदा के निर्माण में। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पैतृक शैल होने चाहिए। ठीक है, तो पैतृक शैल कौन से होंगे? आग्नेय हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा, कायांतरित हो जाएगा। क्योंकि आग्नेय शैल ही आगे जाकर के नदियों के द्वारा जब बहा के लेके गई है तो वो अवसादी शैल बने हैं। क्योंकि अवसादी खट्टे एक के ऊपर एक इकट्ठे करते चली गई है अपने परिवहन के दौरान। ठीक है, और जो वो अपर्दन कर रही थी तो बीच बीच में सॉइल का भी निर्माण होता चला गया था। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सॉइल है वो एकदम से नहीं बनी है या चट्टान एकदम से नहीं बनती है, ज्वालामुखी एकदम से नहीं बन रहा है। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हमको महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हम पृथ्वी पर ही हैं और ये बहुत धीमी गति से हो रही है। जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है पृथ्वी चक्कर लगा रही है? लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि पृथ्वी जो है घूम रही है इतनी तेजी से? अगर हम बाहर पृथ्वी के बाहर हो तो हमें तो चक्कर आ जाएगा, इतनी तेज घूमते हुए देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो हमें ये चीज नहीं पता चल रहा है। जैसे अगर हम बच्चे का ही विकास देख लें या किसी जीव का या पेड़ का, तो पेड़ का तो पता चल जाता है, लेकिन कितने दिन वो कितना बढ़ा ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये महसूस करते हैं सिर्फ। वही चीज यहाँ पे भी है कि मिट्टी का निर्माण एक
एकदम से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है और सारी ही मिट्टी का निर्माण आपके आग्नेयस रॉक्स से ही हुआ है। आग्नेयस रॉक्स ही आगे जा करके अवसाद जब बहा के ले गई है तो अवसादी बनी है। उसी अवसादी चट्टान काफी नीचे जो दाब और ताप के कारण परिवर्तित हो गई तो कायांतरित बनी है। और जिस क्षेत्र में आपकी आग्नेय चट्टान होगी वहां पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी हो जाएगी। और जहां पे आपकी अवसादी चट्टान होगी वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होगा। और जहां पे आपकी कायांतरित चट्टानें होंगी वहां पे आपकी लाल और पीली मृदा का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुण तो उसके अंदर होंगे ना। चीजें क्लियर हो रही है? किसी भी मृदा के निर्माण के लिए चट्टान जो पैतृक शैल है उनकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जलवायु और जो जल की मात्रा है, वो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, उनका जो सड़ा गला अंश है वो सारे ही मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जहां पे जो चीज ज्यादा या कम होगी उसी हिसाब से मृदा का निर्माण होगा। फिर चलिए समझ लेते हैं मृदा। अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो बना था 1963 में, और इसने जो भारतीय मृदा है उसको 8 भागों में बताया है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, आपकी लवणी मृदा हो गई, और लैटराइट मृदा, और ये आपकी है लाल या पीली मृदा। ठीक है। अब मृदा में 2 महत्वपूर्ण चीजें होंगी। एक तो पैतृक शैल होनी चाहिए, जैसा हमने बताया कि यह हो सकता है कि आपका अवसादी हो या रूपांतरित हो या आपका लावा वाला क्षेत्र हो, बेसाल्ट चट्टान हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो निभा रहा है जल और वायु। जल और वायु क्लियर हो गया। तो जो मरुस्थलीय मृदा है उसका निर्माण आपका होगा वायु से। ठीक है। तो वायु महत्वपूर्ण कारक है मरुस्थलीय मृदा का निर्माण करने के लिए। हाँ, ये अलग चीज है कि यहाँ पे वर्षा कम हो रही है और जो हो थोड़ी बहुत हो भी रही है तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि जल ग्रहण की क्षमता इसमें कम है। इस तरह की मृदा में हवा क्या हो रही है कि जो छोटे महीन कण है उनको उड़ा के ले जा रही है। तो जब महीन कण को उड़ा के ले जाएगी और अगर आप बालू में पानी डालिए तो क्या होगा? वो नीचे चले जाता है। बालू में नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि जो महीन कण है, ह्यूमस है, वो सब है ही नहीं उसमें। तो इस तरह की मृदा में प्रॉब्लम ये होती है कि जल ग्रहण की क्षमता क्योंकि नहीं है, पेड़ पौधे हैं नहीं जो जड़ों में जल को बांधे, वनस्पतियां हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो उपजाऊ भूमि ही नहीं है तो पेड़ पौधे उगेंगे कैसे? तो इस वजह से ये जो है वायु मृदा का उदाहरण होगा। और इस तरह की भी आकृति अगर हम देखें, अभी आगे आप लोग क्लास में पढ़ोगे तो ये भी आपकी आकृतियों का निर्माण वायु के द्वारा ही होता है। तो मरुस्थलीय मृदा के निर्माण में मुख्य भूमिका जो वायु चल रही है उसके द्वारा होगा। अगर हम जल में देखें तो आपकी पर्वतीय मृदा का भी निर्माण जल के द्वारा हो रहा है, जलोढ़ मृदा का भी हो रहा है। अगर आपकी कम वर्षा हो रही है तो लाल और आपकी पीली मृदा का निर्माण होगा। ज्यादा वर्षा अगर हो जाएगी तो आपकी लैटराइट मृदा का निर्माण होगा। और वहीं पे अगर कम वर्षा हो रही है और हम उसकी सिंचाई ट्यूबवेल और नहर के द्वारा कर रहे हैं तो ये आपकी लवणी मृदा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। और वहीं अगर वर्षा ज्यादा हो रही है या आपके डेल्टाई क्षेत्र हैं या पर्वत पदीय क्षेत्र हैं, यानी पर्वतों से नीचे जब नदियां आती हैं तो उसमें जो ह्यूमस की मात्रा है वो कम होगी, छोटे कण नहीं बन पाएंगे, तो वहां क्या होगा? जल भराव की स्थिति होगी। जल को क्या होगा? ग्रहण करने का उतना नहीं होगा। वो जल और
जो मिट्टी होगी वो एक बराबर होगी तो दलदल का रूप धारण कर लेगी। तो पीट और दलदली मृदा का निर्माण भी जल के कारण ही होगा, जल भराव की स्थिति होती है। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी मृदा जल और वायु के द्वारा ही बनती हैं, है वही चीज, बस क्योंकि चीजें अलग हैं। मात्रा जैसे चिकनी मिट्टी है या ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है या कंकड़ ज्यादा है, तो किसमें कितने परसेंट है उसके अकॉर्डिंग ये मृदा आपकी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं काली मृदा की। तो जैसा कि हमने बताया कि स्टार्टिंग में ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, तो ये जो आपका मैग्मा निकला था वो एक जगह जमा हो गया। अब मैग्मा जमा हो गया तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जो वर्षा की बूंदें होंगी वो इसको तोड़ने लगेंगी। जब टूटेंगी तो यही नदी के माध्यम से जाने लगेगा समुद्र की ओर, या जिधर ढलान होगी उधर। तो ये क्या करेगा, अब मान लीजिए ये काली मृदा है, काली मृदा बह करके नदियों के माध्यम से टूट के गई। तो यहाँ वाले पोर्शन में क्योंकि इसके गुण ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, काली मृदा का। क्लियर हो रहा है? अब यही थोड़ी दूर आगे बढ़ेगी तो इसमें जो आपकी पैतृक चट्टान, यानी ये जो पैतृक चट्टान है उसके साथ क्या मिल रहा है, ह्यूमस मिल जाए और कोलाइड मिल जाए। कोलाइड जो है, जो जीव जंतु या इनका जो अवशेष होता है वो कोलाइड कहलाता है। वनस्पतियों का जो अवशेष मिट्टी में मिलेगा वो ह्यूमस कहलाता है। कोलाइड मिल जाएगा और वहां पे जल ग्रहण की जो क्षमता होगी या जलवायु कितनी है, जल कितना है, उस पे ये डिपेंड करेगा। तो ये जब सारी मिलते हुए समुद्र की ओर जाएंगी तो ये किस मृदा का निर्माण कराएंगी, जलोढ़ का। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से जलोढ़ मृदा का निर्माण होगा। अब जलोढ़ मृदा में दो चीजें हैं, अगर ये नदी मान लीजिए पानी ज्यादा लेके आ रही है तो इस क्षेत्र में चली गई और इस क्षेत्र में चली गई, तो हर साल क्योंकि इधर और इधर जा रही है तो यहाँ पे क्या होगा, उपजाऊपन हर साल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अपर्दन की प्रक्रिया तो चली रही है। तो जब यहाँ पे उपजाऊपन होगा तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, खादर। क्लियर हो रहा है? ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आपका हो जाएगा खादर। क्लियर हो रही हैं चीजें? ये हर साल वाली प्रक्रिया है। फिर क्या होगा, बहुत वर्षों पहले कभी यहाँ तक पानी आया होगा या नदी ने मार्ग बदला होगा तो उधर पानी आया होगा, तो वो क्या क्षेत्र हो गया, वो थोड़ा ऊंचा हो गया है जहाँ पे हर साल पानी नहीं जा पा रहा है। तो जब हर साल पानी नहीं जा पाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे खादर से कम उपजाऊ होगा, इससे जो उपजाऊ की क्षमता है ये कम रहेगी, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, बांगर। क्लियर हो गया? तो ये आपका खादर वाला क्षेत्र, ये बांगर वाला क्षेत्र, और सब चीजें मिलती हुई जा रही हैं। और जल ग्रहण क्षमता कैसी है, जो बजरी है या बालू है या मिट्टी है वो उसके कण किस किस मात्रा में है, सारी चीजें जलोढ़ मृदा का निर्माण कराएंगे। इसकी पूरी डिटेल मैं एक जो वीडियो बनाऊंगी उसमें दूंगी, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं मिट्टी की संरचना के बारे में। अब जलोढ़ मृदा के निर्माण हो रही है, उससे पहले क्या होगा, अगर हम पीट मृदा की बात करें
तो इसमें क्या हो रहा है, ये मान लीजिए काली मृदा है, ये है आपकी काली मृदा। क्लियर हो रहा है? काली मृदा है तो पहाड़ों से नीचे उतरते समय, जब नदी पहाड़ों से नीचे उतर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, वो क्योंकि पहाड़ों से तुरंत नीचे उतरी है तो जो पहाड़ के या जो आपके पैतृक शैल हैं उनकी मात्रा ज्यादा होगी, उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होगी, कण भी बहुत छोटे नहीं बन पाए होंगे। तो इस टाइम क्या होगा कि यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, जैसे बिहार के आसपास वाला या यूपी के उत्तरी वाला क्षेत्र अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि जल और मृदा, मृदा में मोटे कण होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे जल जो है वो स्थल स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब पैर रखेंगे तो अंदर जाना शुरू कर देगा, तो वो दलदली या पीठ मृदा का निर्माण का एक कंडीशन ये होगा। दूसरी कंडीशन होगी कि जहां नदियां सागर में मिल रही हैं वहां पे भी तो यही चीज होगी, एक तो सागर इधर से जल लेके आ रहा है, दूसरा नदी इधर से जल लेके आ रही है, तो यहाँ पे भी जल और जो आपकी मृदा है वो बैलेंस में नहीं रहेगी, इस वजह से भी यहाँ पे आपकी पीठ मृदा का निर्माण होगा, पीठ या दलदली कह सकते हैं। तीसरा रीजन ये होगा कि मान लीजिए हम जो है 0 डिग्री के पास वाले क्षेत्र पे हैं, भूमध्य रेखा के, तो क्योंकि हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये आपके 8 डिग्री 4 मिनट पढ़ा होगा, तो ये क्या है आपके 0 डिग्री के पास है, यहाँ पे दिन रात बराबर होते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो अगर सीधी पड़ रही हैं तो होगा क्या, वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा, पीठ मृदा का, यानी जल यहाँ पे आपको भरा मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन आपकी पीठ मृदा के लिए उत्तरदायी होंगी। बार बार बोल रही हूँ, चीजें वही हैं, बस आप लोगों को समझना है, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बस आपको चीजें समझनी है, इसके बाद याद करिए, और कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको उसमें प्रॉब्लम होगी नहीं, जब आप रट के जाएंगे तो प्रॉब्लम होती है, जब हम समझ के जा रहे हैं तो क्या घुमा ही तो सकते हैं, और जो विशेषताएं हैं वो वही रहेंगी, इस वजह से ऐसे में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका जलोढ़ मृदा हमने आपको बता दी, पीठ मृदा बता दी, अब बात करते हैं आप लाल मृदा की। लाल मृदा का निर्माण, यानी आपने जब कहीं आप बाहर निकलते हैं तो आप कहीं कहीं लाल, पूरी मिट्टी को लाल लाल देखते हैं या पीली पीली देखते हैं, तो ये जो आपकी कायांतरित चट्टान होंगी, यानी जिन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है, उनकी टूट फूट के कारण, तो तोड़ेगा कौन, वहां की जो जलवायु होगी वही तो तोड़ेगी, वर्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, कि जैसे हवा चल रही तो बार बार उससे टकराएगी कोई चीज तो वो क्या बनाएगी, होल बना देगी, और वो जो टुकड़े गिरे हैं वो नीचे ही तो जाएंगे, तो जब नीचे जाएंगे तो वो थोड़ा उड़ाएगी, थोड़ा जल उसको बहा करके आगे तक ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो मृदा का निर्माण है वो आपकी रूपांतरित शैलों के द्वारा निर्मित होगी, और क्यों, क्योंकि सारी मृदा का निर्माण आपके ज्वालामुखी उद्गार के कारण या बेसाल्ट चट्टानों के कारण हो रहा है, तो बेसाल्ट बेसिकली नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार में सिर्फ एक यही गुण नहीं होता है, अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपकी जो मृदा होगी वो लाल मृदा का निर्माण होगा। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे कभी उद्गार हुआ हो तो ये जल के द्वारा आ रहा है नीचे, अब नदी ने यहाँ पे इकट्ठा किया, फिर दोबारा जब इकट्ठा करेगी तो इसके ऊपर कर देगी,
फिर तिबारा इकट्ठा करेगी तो ये करेगी, फिर किया तो यहाँ किया। तो जो ये वाला भाग है, तो दाब प्लस ताप के कारण ये जो मूल गुण है उससे ये गुण परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके परिवर्तन से किस मृदा का निर्माण होगा? आपकी लाल और पीली जो मृदा होगी उसका निर्माण होगा। क्लियर हो रही हैं चीजें? और इसके लिए अगर हम वर्षा की बात करें तो लाल और पीली जहां पे कम वर्षा होगी वहां होगा, क्योंकि ज्यादा वर्षा होगी तो वो तो ऊपरी तत्व बहा के ले जाएगी, ठीक है। तो जहां पे कम वर्षा होगी वहां पे आपकी लाल और पीली मृदा का निर्माण होगा। और जो इसका पैतृक शैल की बात करें तो वो कौन से होंगे? रूपांतरित होंगे, ठीक है। रूपांतरित या कायांतरित शैल इनकी उत्पत्ति के प्रमुख कारक होंगे। फिर आपकी लवणीय मृदा। अब लवण क्या है? जैसे मान लीजिए जल है, तो ये जो क्षेत्र होगा आपका जहाँ पे ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है, तो ये आपका अधिकतर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये और राजस्थान के कुछ क्षेत्र यही होंगे, यानी जहाँ पे लोग पैसा ज्यादा खर्च करें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंचाई जहाँ अति सिंचाई वाले क्षेत्र है। आदमी सोचता है कि भैया केला जो है बहुत पौष्टिक है तो केला ही खिलाया जाओ, तो होगा क्या? उसका दुष्परिणाम भी तो आपके साथ के पास आएगा। दूसरा होगा क्या? हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके भी निर्माण में इस मृदा का विशेष योगदान होगा। परिवहन इसका निर्माण नदी के द्वारा ही होगा, लेकिन क्योंकि वर्षा कम हो रही है तो होगा क्या कि यहाँ पे हमको सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, और हम उस सिंचाई का जो खर्च है क्योंकि हम उसका वहन कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे सिंचाई अपने खेतों में ज्यादा करेंगे, कीटनाशक का प्रयोग ज्यादा करेंगे, तो इस तरह की मृदा का निर्माण होगा। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए हमने बहुत सिंचाई की, तो जो वायु होती है, मृदा वायु, वो क्या होगी? वो वहां से तो खत्म। फिर जब धूप पड़ेगी तो जल वाष्पित हो जाएगा, तो जब वाष्पित हो जाएगा तो क्या होगा कि जो लवण है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं समझाऊंगी भी कि कैसे होता है आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो लवणीय मृदा है इसका निर्माण अति सिंचाई के कारण होगा, यानी जो केशिका क्रिया होती है ना वो इसी में होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि केशिका क्रिया किस तरह की मृदा में पाई जाती है, तो वो आपकी लवणीय मृदा में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं लेटराइट मृदा की। लेटराइट कैसे होगा? जहां अधिक वर्षा होगी वहां लेटराइट मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। और यहाँ पे पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं। भाई वर्षा ज्यादा होगी तो होगा क्या कि सारे पोषक तत्व ए से बी में, बी से सी में, सी से डी की तरफ जाने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि पौधों की जड़ें तो आपकी सी तक है, या कुछ जो है वो बी तक है, या कुछ A00 तक है, तो होगा क्या? उनको पूरा पोषण मिल नहीं पाएगा। तो ये इस तरह की जो विशेषता पाई जाएगी लेटराइट की, ये आपकी पाई जाएगी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो लेटराइट अधिक वर्षा, आपकी लाल पीली कम वर्षा वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे कम वर्षा तो हो रही है लेकिन हम सिंचाई से उसकी पूरी पूर्ति कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई मरुस्थलीय मृदा का निर्माण हवा से होगा, और पर्वतीय मृदा का निर्माण वर्षा पर्वत से जब कट के धीमे 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 आएंगी तो उससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। तो हम उसका कटाव रोकने के लिए या उपजाऊ मिट्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं कि सीढ़ी स्टेप्स बना देते हैं।
तो उससे क्या होगा कि बहेगा, फिर थोड़ा रुक जाएगा, फिर बहेगा, फिर थोड़ा रुक जाएगा। तो हम बचाव के लिए इस तरह से निर्माण करते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पर्वतीय मृदा है उसकी मोटाई कम होगी, और सबसे ज्यादा अगर मोटाई की बात करें तो वो आपकी जलोढ़ मृदा में पाई जाएगी, क्योंकि नदियां क्या है, निरंतर लाती जा रही है, काट छाट तो कर ही रही हैं, अवसादों को इकट्ठा कर रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसको भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। फिर इसके आगे इससे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊंगी। थैंक यू।